जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन किया जा सकता है। नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह लेखक का एक संस्मरण है जो उन्होंने फादर कामिल बुल्के की स्मृतियों को याद करके लिखा है। यह तस्वीर देख रहे हो जो आप, ये फादर कामिल बुल्के की है। एक सही संस्मरण वही होता है जिसमें सच हो। लेखक ने भी फादर बुल्के से जुड़ी सत्य स्मृतियों को इस लेख में उतारा है। फादर किसे कहते हैं? ईसाई धर्म के आचार्य सन्यासी जो होते हैं उनको फादर कहते हैं। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल जो बेल्जियम में है को छोड़कर भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत लगाव था, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे। लेखक के साथ भी फादर बुल्के का गहरा संबंध था और फादर बुल्के की मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संस्मरण लेखक ने लिखा था। पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार फादर बुल्के बेल्जियम में से भारत आए और उनका परिवार कैसा था, कौन कौन थे उनके परिवार में, लेखक के साथ उनका कैसा संबंध था और उन्होंने भारत में रहकर क्या क्या काम किया, उनका व्यक्तित्व कैसा था तथा उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और किस तरह से इस तरह के जो महापुरुष होते हैं वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं तथा हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक से ही फादर के व्यक्तित्व का पता चलता है। उनकी दया दृष्टि, प्रेम व संदेश रूपी प्रकाश से मानव क्रमशील, पवित्र और शांत हो जाता है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? जहरबाद, गैंग्रीन एक तरह का जहरीला फोड़ा, वह बहुत ही कष्टदायक होता है। लेखक फादर की मृत्यु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिनकी रग रग में दूसरों के लिए हमेशा प्रेम झलकता था, सबको मिठास देते थे, उनके जीवन में इतनी कष्टदायक मृत्यु कैसे हो सकती है? और यह पूछें कौन से भगवान से? क्योंकि जिस भगवान के ऊपर फादर की पूरी आस्था थी तथा सारा जीवन उस भगवान को उन्होंने समर्पित कर दिया था, और आखिरी देरी अर्थात बुढ़ापे में इतनी दर्द भरी मृत्यु क्यों दी गई? लेखक दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि इतना दर्द उनको सहन क्यों करना पड़ा। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। लेखक फादर को याद कर रहे हैं और याद करते हुए बताते हैं कि गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर की। हमेशा वो गले लगाने के लिए बेचैन रहते थे जब भी किसी से मिलते थे। इतनी ममता होती है प्यार, इतना अपनत्व, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। प्रियजन अपने प्यारे लोगों के लिए हमेशा उनके मन में प्यार रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी होता गवाह कि 35 सालों से मैं फादर को जानता हूँ और जब भी मैंने उनको देखा है हमेशा उनके चेहरे पर एक अपनापन और हमेशा प्यार देखा है। तब भी वह जब इलाहाबाद में थे और तब भी वह जब दिल्ली आते थे, यानी जब मैं दिल्ली उनसे मिला था या इलाहाबाद में भी कभी मैं उनसे मिला था तो हमेशा वही व्यवहार उनके आचरण में था। उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक के कहने का भाव है कि जब भी फादर लेखक से गले मिलते थे, वह आज उनके चले जाने के बाद भी उनके मन में बसे हुए हैं। अर्थात एक बार अगर फादर किसी से मिल लेते तो उन्हें कोई भूलता नहीं था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक के अनुसार फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा है जैसे हम खामोश बैठकर उदासी से भरा हुआ शांति प्रदान करने वाला संगीत सुन रहे हैं। उन्हें याद करने से उदासी हमें घेर लेती है, परंतु उनके शांत स्वरूप को ध्यान आते ही मनोरम संगीत
समर गूंजने लग जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भर जाना। फादर बुल्के को देखने मात्र से ही ऐसा लगता था कि उन्हें देखकर हम किसी पवित्र सरोवर के उज्जवल जल में स्नान कर पवित्र हो गए हैं, हमारा मन पवित्र हो गया है। उनसे बात करना तथा उनकी बातें सुनना हमें कर्म करने की प्रेरणा से भर देता है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे थे, जिसमें बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी। इस संस्था में समय समय पर साहित्यिक विचार गोष्ठियां आयोजित होती रहती थी। इन गोष्ठियों में तत्कालीन साहित्य के विभिन्न विधाओं पर चर्चा होती थी। इन गोष्ठियों में नए पुराने सभी साहित्यकार अपने अपने विचार व्यक्त करते थे और फादर बुल्के उन विचारों में उनके साथ शामिल होते थे। हमारे हंसी मजाक में सब निर्लिप्त शामिल होते थे। वो बड़े थे फिर भी उन सब के साथ हंसी मजाक में शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और यानी कि जो परिमल के अंदर बहस विचार विमर्श होता वे उनका पूरा सहयोग देते थे। और हमारे किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते। घर के अंदर भी अगर कोई उत्सव है, कोई संस्कार है, तो बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित की तरह वो आशीर्वाद देते, यानी कि उन उत्सवों उन संस्कारों में वो शामिल होते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हूँ। लेखक उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन लेखक के घर उनके लड़के का अन्न वाला संस्कार था। उस दिन फादर उनके उत्सव में शामिल होने के लिए उनके घर आए थे और जो उनके बच्चे के अंदर पहला अन्न डालना था वह क्रिया भी फादर ने की थी। जब हम उनके साथ खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी देवदारू पेड़ के नीचे खड़े हैं। देवदारू का पेड़ ऊंचा व घनी छांव देने वाला होता है, उसी प्रकार फादर भी सबको सुख व शांति प्रदान करते थे। कहाँ से शुरू करें? लेखक कहते हैं कि फादर के व्यक्तित्व की विशेषता और उनके स्वभाव की विशेषता कहाँ से बताना शुरू करें? उनके गुणों का वर्णन कैसे करूं? गुणों से भरे हुए थे वो। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक को फादर की याद आ रही है जब वो इलाहाबाद में थे कि वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया। लेखक बताते हैं कि वो जोश में हमेशा रहते थे। आवेश होता है जोश, कि किस प्रकार वो भागते दौड़ते मेरे पास आते और बताते कि कोई रचना या कोई लेख उन्होंने वो पढ़ लेते तो कि मैंने वो रचना है वो पढ़ ली, उसमें ये लिखा है वो लिखा है। जोश था उनके अंदर, लेकिन क्रोध उनके मुख पर मेरे को कभी नहीं दिखाई दिया। ममता और प्यार हमेशा लबालब होता भरा हुआ था उनके पास। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, एक बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक सोच रहे हैं कि फादर सन्यासी क्यों बने। बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, पिता बिजनेसमैन थे, पूरा घर भरा हुआ था, पूरा परिवार था, माँ थी, बहन थे, पिता थे, भाई थे। फिर वो सन्यासी बनने की इच्छा उनके मन में कैसे जग गई? और इसी विषय में फादर के साथ हुई बात का वर्णन भी हमारे सामने किया है संवादात्मक शैली के अंदर। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक ने फादर से पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है कभी? मेरा दोस्त तो भारत है। तो फादर कहती हैं कि मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। जन्मभूमि यानी कि बेल्जियम में रेम्स चैपल में उनका जन्म हुआ था। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। ऐसी बातें करते ही माँ की याद उन्हें आने लग जाती है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। माँ की चिट्ठियाँ भी फादर के पास आती थी, लेखक बताते हैं। और अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे।
मित्र डॉक्टर रघुवंश एक साहित्यकार थे, उनके क्लोज फ्रेंड थे। उनको वो अपने माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता और भाइयों के क्लोज वो नहीं थे। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम करता था, उसका परिवार था, क्योंकि एक भाई तो सन्यासी हो गया था, उसकी शादी नहीं हुई थी। दूसरे भाई की शादी हो गई थी, इसलिए उसका परिवार था। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की थी। शादी बहुत समय के बाद की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। कहने का भाव है कि वो अपने परिवार के बारे में भी सोचते थे, वरना कोई सन्यासी अपने परिवार के बारे में ना तो याद करता है, ना उनके विषय में कोई चिंता करता है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे वो। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक उनसे सवाल पूछते हैं कि आप वहाँ से यहाँ क्यों आए? तो वे क्या उत्तर देते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, यानी कि भगवान चाहते थे कि मैं भारत आऊँ। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यानी कि वो बताते हैं अपनी माँ के विषय में कि माँ ने कह दिया था कि ये साधारण लड़का नहीं है, ये ऐसा वैसा कुछ करेगा, घर परिवार में नहीं बंधेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। जब सन्यासी होते हैं तो एक शर्त उनकी मानी जाती है, तो वही शर्त फादर ने रखी। क्या शर्त रखी? कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त जो रखता है, वो क्या शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा, कि मैं सन्यास लेकर भारत जाना चाहता हूँ। भारत जाने की बात क्यों उठी गई? लेखक ने पूछा। जब नहीं जानता, बस मन में यह था कि मेरे मन में था कि मैं भारत जाकर रहूं, इसीलिए मैंने भारत जाने की शर्त रख दी। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गई। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में वो पढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही लेसन पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।